चर और अचर से। आपने इन्हें पहले भी देखा होगा, इन्हें आप प्रयोग कर चुके हैं। तो ये देखिए आपकी स्क्रीन पर कुछ चर हैं और कुछ अचर। आपको पहचानना है इनमें से कौन से चर और कौन से अचर। जैसे सबसे पहले है 5। 5 का मान क्या है? 5 का मान 5 ही है। क्या इसका मान किसी परिस्थिति में बदल सकता है? 5 तो 5 ही रहेगा, इसलिए यह है एक अचर। और चर क्या होते हैं? जैसे x, y, अल्फा, बीटा, किसी भी प्रकार का चिन्ह जिसका सही मान हमें या तो पता नहीं है या फिर परिस्थिति के हिसाब से वह बदल सकता है, इसलिए उन्हें चर कहा जाता है, जिसका मान बदल सकता है। तो आइए अब हम देखते हैं कि इनकी गुना, भाग, जोड़ या घटा से क्या होता है। आपने ये पहले भी किया होगा। क्या आप बता सकते हैं 5 को x से गुना करने पर क्या आएगा? 5 को x से गुना करना क्यों पड़ेगा? मान लो कि एक पेन की कीमत है x रुपए। हमें उसकी सही कीमत पता नहीं है, तो हमने मान लिया कि उसकी कीमत है x रुपए। तो 2 पेन की कितनी होगी? 2x, और 3 की 3x। इसी प्रकार से 5 पेनों की कीमत होगी 5x, और इसे हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। आप ये भी जानते होंगे कि 5 बटा x का क्या मतलब है। इसे हम लिख सकते हैं इस प्रकार से, 5 गुना x की घात -1। जब x बटा में होता है तो उसे हम समझते हैं कि उसकी घात है -1। इसी प्रकार किसी संख्या की घात 0 हो तो उसका क्या अर्थ होता है? जैसे x की घात 0, आप जानते हैं कि इसका अर्थ होता है 1। 2 की घात 0, वह भी 1। 100 की घात 0, वह भी 1। किसी भी संख्या की घात 0 बराबर 1 ही होता है। अब हमने देखा वर्गमूल 5। वर्गमूल 5 का क्या अर्थ है? इसका अर्थ है 5 की घात 1/2। इसी प्रकार यदि हम लिखें घनमूल 5 तो उसका अर्थ होगा 5 की घात 1/3। तो वर्गमूल x का अर्थ क्या होगा? वर्गमूल x का अर्थ होगा x की घात 1/2। यदि हमने पाया x गुना x, इसका क्या अर्थ हुआ? इसको हम लिख सकते हैं x की घात 2। यदि हमने कहीं पाया x गुना x गुना x, तो इसे हम लिख सकते हैं x की घात 3। और x की घात 1 का क्या अर्थ है? उसका अर्थ है x, यानी x को एक ही बार गुना करना है, यानी x। यदि आप इन सभी चीजों को समझते हैं तो फिर हम आगे चल सकते हैं। तो चलिए हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो आइए अब हम देखते हैं यदि इन चरों व अचरों को आपस में गुना, भाग, जोड़ या घटा किया जाए तो क्या होता है। जैसे हमने 3 को गुना किया x से तो वो बन गया 3x। -5 x, y, z, इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है -5 x, y और z सभी से गुना हो रहा है। इसी प्रकार से -2a या -2z, -2z से गुना हो रहा है। आइए हम देखते हैं कुछ भाग के उदाहरण। 5 बटा y, यानी 5 को y से भाग किया जाए। इसी प्रकार से -3 बटा x, y, z और -2 बटा x। अब हम देखते हैं जब इन्हें आपस में जोड़ा जाता है तब क्या होता है। जैसे -3 जमा 2, या फिर 2 जमा xy, या फिर 3x² जमा x। क्या आप इन्हें देख के बता सकते हैं कि इन व्यंजकों में कितने पद हैं? पदों की संख्या का ज्ञान हमें कैसे होता है? उसके लिए हमें बीच में जोड़ और घटा के चिन्ह को देखना होता है। एक पद दूसरे पद से जोड़ या घटा के चिन्ह द्वारा ही अलग किया जाता है। यदि वहां बीच में गुना का चिन्ह है या फिर कोई भी चिन्ह नहीं है, जैसे 5x गुना y या 5xy, ये एक ही पद कहलाएगा। किंतु -3 जमा x, यहाँ बीच में जमा का चिन्ह है, इस प्रकार इसमें 2 पद हुए, -3 और x। आइए एक और उदाहरण देखें। 2x² - 5xy जमा 3। क्या आप बता सकते हैं इसमें कितने पद हैं? एक जमा का चिन्ह है और एक घटा का, इसने कुल 3 पद बना दिए। 12xz जमा 3y - 3, इसमें कितने पद होंगे?
ध्यान से देखेंगे तो इसमें भी 3 पद हैं। 17xy स्क्वायर माइनस 3y क्यूब, इसमें कितने पद हैं? इसमें भी 2 पद हैं। 5x स्क्वायर गुना x, क्या आप बता सकते हैं इसमें कितने पद हैं? अगर किसी को 2 लग रहे हैं तो वह गलत है। 5x स्क्वायर को x से गुना करके 5x क्यूब लिखा जा सकता है, तो इस प्रकार से यह एक ही पद है। आपको ये याद रहे कि जोड़ और घटा के चिन्ह ही एक पद को दूसरे से अलग करते हैं। 2xyz भाग x, यानी 2xyz बटा x। यहाँ पर भी x x से कट जाएगा और उत्तर होगा 2yz, तो यह भी एक ही पद है। तो समझ गए आप? आइए हम कुछ और उदाहरण देखते हैं। पहले एक पद वाले बहुपद को, जैसे 7 3x 2xy स्क्वायर। आइए अब कुछ व्यंजक देखें जिसमें 2 पद हैं, जिन्हें हम द्विपदी भी कह सकते हैं। 3 जमा x 2xy माइनस 3। तो आइए अब हम कुछ त्रिपदी व्यंजक देखते हैं। 2 जमा x जमा y, 4yz जमा x जमा 3। तो ये सब व्यंजक थे, कुछ एकपदी, कुछ द्विपदी और कुछ त्रिपदी। कोई भी व्यंजक बहुपद कब बन जाता है? बहुपद होने की शर्त क्या है? बहुपद होने की शर्त है कि किसी भी व्यंजक में जिन चरों का प्रयोग किया गया है उनकी घात कोई ना कोई पूर्ण संख्या हो। पूर्ण संख्या का अर्थ है 0 या फिर कोई भी धनात्मक संख्या। आप पूर्ण संख्याओं को पहचानते हैं, तो आइए हम एक उदाहरण देखते हैं। x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर जमा 2x माइनस 2। हमें यहाँ चरों की घात देखनी है। तो पहला पद है x क्यूब। आप देखिए x की घात कितनी है? x की घात है 3, जो कि एक पूर्ण संख्या है। इसी प्रकार माइनस 3x स्क्वायर में x की घात है 2, यह भी एक पूर्ण संख्या है। इसी प्रकार से 2x, x की घात है 1, यह भी एक पूर्ण संख्या है। अब है माइनस 2, तो माइनस 2 में क्या कोई चर है? उसकी कुछ घात है। माइनस 2 के साथ यहाँ कोई चर दिखाई नहीं दे रहा, तो इसको हम मान सकते हैं कि यहाँ x की घात 0 है, क्योंकि x की घात 0 बराबर है 1, माइनस 2 गुना 1 करने पर भी माइनस 2 ही आएगा। इस प्रकार यहाँ पर चर की घात 0 है और 0 भी एक पूर्ण संख्या है। तो हमने देखा कि सभी पदों में चर की घात एक पूर्ण संख्या है। इस प्रकार से यह व्यंजक एक बहुपद है। तो आइए कुछ और उदाहरण देखें और देखकर जानें कि वे बहुपद हैं या नहीं। पहला है 3y की 4 जमा 5y क्यूब जमा 3y माइनस 2/3। तो यहाँ 3y, y की घात है 4 और दूसरे पद में y की घात है 3, अगले में है y की 1 और अगले में y नहीं है, इसका मतलब y की घात है 0। तो इस प्रकार से यह एक बहुपद है। 2x की 5 माइनस 3x की 4 माइनस 2x जमा 5। ध्यान से देखेंगे तो यहाँ भी सभी चरों की घात एक पूर्ण संख्या है, तो यह भी एक बहुपद है। x स्क्वायर माइनस 2x जमा 1/x। यहाँ पहले पद में x की घात है 2, दूसरे में 1 और तीसरा पद है 1/x, यानी x की घात है -1, जो कि एक पूर्ण संख्या नहीं है। तो यह व्यंजक एक बहुपद नहीं है। इसी प्रकार से y क्यूब माइनस 1/y स्क्वायर माइनस y, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? बीच के पद को देखिए, वहां y स्क्वायर बटा में है, यानी वहां y की घात है -2, तो यह भी एक बहुपद नहीं है। 3 वर्गमूल x जमा 2x जमा 3। हमने शुरू में बात की थी, वर्गमूल x का मतलब है x की घात 1/2। तो यहाँ x की घात एक पूर्ण संख्या नहीं है, इस कारण से यह पूरा व्यंजक बहुपद नहीं है।
3y² जमा वर्गमूल 3y माइनस 7। क्या यह एक बहुपद है? पहले पद में y की घात है 2, दूसरे में y और तीसरे में y की घात है 0, तो यह एक बहुपद है। ऐसे उदाहरणों में बच्चे वर्गमूल 3 को देखकर डर जाते हैं। वर्गमूल 3 एक अचर है, चर नहीं है। हमने घात केवल चर की देखनी है। वर्गमूल 3 हो सकता है, तो ये भी एक बहुपद है। एक और उदाहरण देखिए, वर्गमूल 2x माइनस वर्गमूल 3x² माइनस वर्गमूल 5x³। इसमें बहुत बार वर्गमूल आया है, किंतु एक बार भी किसी चर पर नहीं आया। पहले पद में चर की घात है 1, दूसरे में उसकी घात है 2 और तीसरे में है 3, तो ये सभी पूर्ण संख्याएं हैं। इस प्रकार से यह भी एक बहुपद है। आशा करती हूँ आप समझ गए होंगे। तो आगे चलें। आइए एक और महत्वपूर्ण बात पर नजर डालें, वह है इनके गुणांक। किसी भी बहुपद में किसी भी पद में जो चर है उसके साथ जो भी कुछ आया वह उसका गुणांक होगा। जैसे देखिए ये उदाहरण, 8x³ माइनस 4x² जमा 2x माइनस 5। मान लीजिए हमें x³ का गुणांक जानना है, तो x³ पहले पद को देखिए 8x³, वहां x³ के अलावा जो कुछ भी है वह उसका गुणांक है। 8x³ में x³ के अलावा 8 बचता है, तो x³ का गुणांक होगा 8। इसी प्रकार अगले पद में y का गुणांक जानना है, तो y के अलावा उस पद में है माइनस 4x²। माइनस को भी याद रखना है, तो उसका गुणांक होगा माइनस 4x²। तो क्या इसी पद में आप x² का गुणांक जान सकते हैं? x² को छोड़कर बाकी जो भी रह गया, मतलब माइनस 4y, तो x² का गुणांक होगा माइनस 4y। अगले पद में x का गुणांक बताइए। यहाँ होगा x का गुणांक जमा का 2 या केवल 2। और आखिरी पद को देखिए, यह एक अचर है। हम कह सकते हैं कि ये x की घात 0 का गुणांक है, तो x की घात 0 का गुणांक क्या होगा? -5। बिल्कुल सही।